हो गया? अभी भी नहीं हुआ? काफी लंबा गैप चाहिए होता है नहीं? मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक पढ़ते पढ़ते पूरा थकान हो जाती है नहीं? 1.5 घंटे का लेक्चर ज्यादा हो जाता है नहीं? 6-7 घंटे बैठने की आदत डालिए, ठीक है? पहले बैठने की आदत डालनी पड़ेगी, फिर किताब के साथ बैठने की आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है? उसके बाद जब तीसरी बार जब आदत डालोगे तो किताब के साथ बैठ के पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है? प्रोसीजर होता है, पहली बार जब बुक खोलोगे तो आपको दिखेगा कि अरे इंपॉर्टेंट मैसेज आ गया, इंपॉर्टेंट कॉल आ गया, मेरा दोस्त है वो आज खाना खाया कि नहीं खाया, ठीक है? तो बहुत सारी चीजें दिमाग में आती है। देखिए, स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली चीज, आज जो 2 टॉपिक मैं खत्म करने वाला हूँ स्वर्ण योजनाओं से रिलेटेड, ठीक है? इनके खत्म होने के बाद मनी एंड बैंकिंग पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक है? एक क्वेश्चन आप लोगों के अंदर से नहीं आया था, ठीक है? एक क्वेश्चन आप लोगों के अंदर से आया था, क्या मौद्रीकृत नीतियां क्या होती हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन डिस्कस किया गया था क्लास में। अब आप लोग के लिए 2 काम है कि क्वेश्चन नोट करिए, मौद्रीकृत घाटा क्या है, क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन नोट करिए, मौद्रीकृत घाटा क्या है? और यह आरबीआई के क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये 2 चीजें आप लोग देखिए। क्या पहला क्वेश्चन आप लोग के द्वारा ही पूछा गया था, सारे लोग क्या करेंगे, A4 साइज पेपर लेंगे, ठीक है? A4 साइज पेपर के पहले पन्ने पे पहले क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे और दूसरे पन्ने पे दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे और नेक्स्ट वीक सारे लोग मेरे पास डिपॉजिट करेंगे। इससे क्या होगा, इससे पता चलेगा कि आप लोग का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क किस तरीके से है, आप लोग टॉपिक्स किस तरीके से, इमोशनल तरीके से, क्योंकि सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आईक्यू की जरूरत नहीं है, ईक्यू की भी जरूरत है, इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है? तो इमोशनल इंटेलिजेंस के स्टडी के लिए सेकंड क्वेश्चन आपको वर्क करेगा। जब ये आप लिख करके देंगे तो किस तरीके से आंसर राइटिंग की जाती है, कहां-कहां आपको संशोधन करने की आवश्यकता है, कहां-कहां आपके विचारों में संशोधन करने की आवश्यकता है, ठीक है? नेक्स्ट वीक जब आप लोग लिख करके देंगे तो मैं इसको क्या एनालाइज करूंगा एक-एक कैंडिडेट के ऊपर, बस नाम लिख दीजिएगा अपना A4 साइज पेपर पे। क्वेश्चन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ नंबर 1 आंसर, बैक साइड में नंबर 2 आंसर, ठीक है? आप लोग आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, अगर जो अवसर मिला आईएएस बन गए तो क्या बदलाव लेकर के आना चाहेंगे, और जोश में होकर के मत लिखिएगा, ठीक है?
ज्यादा जज्बाती होकर के नहीं लिखना है कि सर अगर जो मैं आईएएस बन गया तो मैं फाड़ के रख दूंगा सिस्टम को। समझ रहे हो? जैसे ही होगा मैं तो नीली बत्ती देख के प्रेरित ही नहीं हुआ था। इस समाज में मौजूद क्या भ्रष्टाचार को मिटाऊंगा, आत्मसम्मान के साथ जीऊंगा, कभी घूस नहीं लूंगा। ठीक है, ये आदर्श भरी बातें क्वेश्चन में आंसर में नहीं होनी चाहिए। जेन्युइन तरीके से जो अभी तक जितना अभी तक आप लोगों ने नॉलेज गेन किया है, इंटेलिजेंस डेवलप की है, उसके आधार पे आप लोग की क्या सोच है और क्या बिल्डअप करनी है, इसी के लिए मैं ये कर रहा हूँ। और कोई किसी का कॉपी मत करना, ठीक है? इसका देखने में अच्छा लग रहा है, ये सही कारण के लिए आईएएस बन रहा है, इसको देखते हैं। ये भी नहीं करना है, अपना लिख के आना। सही बता रहा हूँ, पर्सनली किसी को जज नहीं करूंगा, सबके आंसर सीट पे ही जो भी रिकमेंडेशन होगी वो दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये दो चीज आप लोग करिए, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोग प्रगति स्टार्ट करेंगे। प्रीलिम्स के क्वेश्चन डेली दो सॉल्व करेंगे और हर थर्सडे को एक मेंस का आंसर दूंगा मैं, क्वेश्चन दूंगा मैं, जिसका आंसर राइटिंग करके आप लोग को क्या करना होगा, मेरे पास जमा करना होगा। लेकिन वो जल्दी चेक नहीं होगा तो कोई भी परेशान नहीं करेगा मुझे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक मनी एंड बैंकिंग में हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है उसमें ये जाना है कि बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर ये जो अन्य निकाय हैं, ये क्या करते हैं, नगद और तरलता को किस तरीके से संचालित करते हैं। ठीक है, जब भी नगद और तरलता की बात होती है तो गोल्ड जो होता है, सोना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। क्या होता है, हर साल भारतवर्ष में, हमारे देश में बहुत ज्यादा आयात किया जाता है सोने का। ठीक है, एक निवेश करने की बहुत बड़ी मुद्रा, ये दो चीज अर्थव्यवस्था में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। पहला सेविंग, दूसरा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगला जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा इन्हीं के ऊपर बेस्ड है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। क्या होता है, जो भी हमारी बचत की राशि होती है, क्या होता है, हर एक परिवार, भारतीय घर का एक एक परिवार क्या करता है, बचत करता है। बचत करता है, जो पैसे बचते हैं उसको निवेश करता है, जमीन में, मकान में, सोने में, ठीक है ना, ऐसी चीज में। तो हमारे भारत देश में ना सोने को खरीदने की बहुत ज्यादा दिन से क्या प्रथा है, बहुत ज्यादा प्रचलित रही है। ठीक है ना, बहुत सारा सोना हमारी पब्लिक खरीदती है, उसको ले जाकर के अपने घर में रख देती है। क्या होता है, तरलता का एक भाग होल्ड हो जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट ने सोचा ये तो सीधा सीधा नुकसान है। सबसे पहले सेविंग अगर जो कर रही है जनता, तो जो बचत कर रही है, जैसे ही आप बचत करना स्टार्ट करते हो, आप क्या मांग में कमी लेकर के आते हो। ठीक है, आप बचत नहीं कर रहे हो, अंधाधुंध पैसे उड़ाओगे। ठीक है, बहुत सारा मांग लेकर के आओगे। लेकिन जब बचत करना स्टार्ट करो कि आज से मैं 10 रुपए बचाऊंगा, तो अब आप 10 रुपए कम खर्च कर रहे हो। अर्थव्यवस्था में जब भी बचत का स्तर बढ़ता है, सेविंग का स्तर बढ़ता है, तो क्या होता है, बचत का स्तर जब भी बढ़ेगा, सेविंग का स्तर जब भी बढ़ेगा, क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट में कमी आएगी जब बचत ज्यादा करने। लेकिन सेविंग लोग करते क्यों हैं, इन्वेस्ट करने के लिए, निवेश करने के लिए। या फिर दो परिस्थितियां होती है सेविंग करने के लिए, क्या, एक जब बहुत बुरा परिस्थिति आ जाएगा तब उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कोई बीमारी की परिस्थिति आ गई, परिवार में आपातकाल आ गया, तो क्या एक बचत राशि होनी चाहिए जो कि उस आपातकाल की परिस्थिति में आपकी मदद कर सके। दूसरी चीज क्या आप करते हो, सेविंग को निवेश करते हो। अब आप देखते हो आपके पास अपराध पैसा इकट्ठा करते करते हैं, इतना पैसा हो गया कि इसका कुछ हिस्सा आप कहीं कहीं प्रोडक्टिव जगह पे लगा सकते हो, और वो जो सेविंग का पैसा है उससे भी पैसे बना सकते हो। भारत सरकार ने देखा कि भारतीय जनता क्या करती है, अपने सेविंग का बहुत ही बड़ा हिस्सा क्या करती है, गोल्ड में निवेश करती है। तो दो कारण सामने आया, क्या, सोने के भौतिक इस्तेमाल को, ठीक है, कम करने के लिए भारत सरकार क्या स्वर्ण निवेश योजनाएं लेकर के आई। ठीक है, भारत सरकार स्वर्ण निवेश योजना लेकर के आई, इसलिए सोने की भौतिक मांग को कम करने के लिए। दूसरी चीज क्या, हर साल आयात होने वाले हिस्से में से, ठीक है ना, हर साल जितना सोना आ रहा है, अभी रिसेंटली हमारे यहाँ सोने की स्मगलिंग भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि सोने की मांग बहुत ज्यादा है। डिमोनेटाइजेशन टाइम में क्या, मुद्रा लोगों के पास तरलता 500,000 के नोट, जिसकी भी ब्लैक मनी के फॉर्म में क्या था, उन्होंने तरलता में उसको कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्टली सोना परचेज किया था। ठीक है ना, तो डायरेक्ट हम किसमें निवेश करते हैं, सोने में। सोने का भाव जल्दी गिरना नहीं है, उसका डिमांड हमेशा बना रहना है। ठीक है, तो भारत सरकार ने क्या किया, दो योजनाओं को घोषित किया, जिनके आधार पे ये जो भौतिक रूप से सोने का प्रयोग हो रहा है अर्थव्यवस्था के अंदर, वो कम हो जाएगा। भौतिक रूप से प्रयोग होना कम हो जाएगा, मतलब जो मनी होल्ड हो रही है एक जगह, वो क्या, निवेश के माध्यम से वापस अर्थव्यवस्था के अंदर डाल दी जाएगी सरकार के द्वारा। ठीक है, दो स्कीम लेकर के आएगी। सबसे पहला क्या था, संप्रभु
स्वर्ण बॉन्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। इसको देखते हैं हम लोग क्या है। ठीक है, सोने के लिए भारतीय नागरिकों से जुड़े ये प्रावधान से डील करता है कि भारतीय नागरिक किस तरीके से निवेश सोने के आधार पे कर सकते हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, संप्रभु इसको कौन जारी करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके बिनाक पे कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है? सोने को तौलती है, बदले में रुपया प्रदान करती है इस निवेश के अंतर्गत। ये किसके लिए है? केवल भारतीय लोगों एवं भारतीय कंपनियों के लिए है। ठीक है, न्यूनतम यानी कि मिनिमम इसमें निवेश जो हम लोग कर सकते हैं 1 ग्राम, चलिए इसको और टर्म कितना होता है इसका? 8 साल का। अब इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है? सपोज दैट आपके पास 1 किलो सोना है, भौतिक फॉर्म, ठोस फॉर्म। ठीक है, आप जाओगे ब्यूरो BIS के पास जाओगे, अपना भौतिक सोना दोगे, वो क्या करेगा? सोने का वजन करेगा और उस जितना उसका वजन होगा और जितना उसका मूल्य होगा उसके आधार पे आपका बॉन्ड तैयार किया जाएगा। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? ठोस सोना लेकर के जा रहे हो, बदले में आपको बॉन्ड दिया जा रहा है। उस बॉन्ड की वैल्यू कितनी है? जितना सोना आप जमा कर रहे हो। भौतिक सोना किसके पास चला गया? सरकार के पास। ठीक है, और जो बॉन्ड था वो किसके पास चला गया? आपके पास। अब जो भौतिक रूप में आप सोना अपने घर में इकट्ठा कर रहे थे, आप सिंपली एक पेपर के फॉर्म में जमा कर सकते हो। पहले 10 किलो 20 किलो सोना आप इकट्ठे कहीं करके रखोगे, अब आसानी से आप उसको रखने में आसानी होगी। सरकार आपको बॉन्ड दे देगा, उसके ऊपर लिखा रहेगा कि फला व्यक्ति के पास 20 किलो सोना था, जिसके ऊपर मैंने भौतिक रूप से इसको अपने पास जमा कर दिया और इनको क्या दे दिया? बॉन्ड दे दिया। एक पेपर दे दिया जिसपे लिखा हुआ है कि इनके पास 20 किलो सोना था। भारत सरकार के द्वारा इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करती है, वजन करती है सोने का, बदले में क्या करती है? मुद्रा प्रदान करती है। ठीक है, सिर्फ भारतीय कंपनियों और भारतीय लोगों के लिए ये है। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट लिखा हुआ है। अप्रैल 2022 में जो ब्याज दर थी इस पे वो कितने प्रतिशत की थी? 2.5 पर 6 मंथ, हर 6 महीने पे दी जाएगी। ठीक है ना, ऐसे ब्याज दरें सालाना लगाई जाती हैं, परंतु इसमें हर 6 महीने पे आपको 2.5% प्रदान किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इसका टर्म रेट जो होगा वो कितना होगा? 8 साल का। मगर क्या है इसमें? अब देखिए, इसको अच्छे तरीके से समझिए। जब भौतिक रूप से आप इसको सोने को किसमें परिवर्तित कर रहे हो? बॉन्ड में परिवर्तित कर रहे हो। बॉन्ड मतलब वो एक तरह से रुपए की तरह से काम करेगा वो। अब रुपए को आप कहीं भी निवेश कर सकते हो। ठीक है, निवेश करोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा अगेन। ठीक है, तो इसी तरीके से सरकार की क्या योजना थी? जो भौतिक रूप से सोना इस्तेमाल हो रहा है भारतीय जनता के द्वारा, उसके यूज को कम करना। क्योंकि भौतिक रूप से सोना कम होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा चलायमान होगा अर्थव्यवस्था में। ठीक है, तरलता के प्रवाह को बढ़ाएगा। ठीक है, निवेश के स्तर को बढ़ाएगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था को बूस्ट करेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है? और इसमें जो सोने पे जो भाव दिया जाता है, ये जो टर्म जब खत्म होता है, ये जो क्या होती है?
समय अवधि खत्म होती है तो इसमें सोने का जो वर्तमान भाव रहता है उसके आधार पे आपको भुगतान किया जाता है। समझ रहे हैं आप क्या है? स्वर्ण को बचाने की योजना सरकार द्वारा लेके आई है। 500 ग्राम लिखा हुआ है जी, उससे ज्यादा नहीं कर सकते नहीं, ठीक है जी 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 जी, आधा किलो सोना काफी होता है, ठीक है। एक लॉकेट बनवाने जाओगे, एक अंगूठी वगैरह बनवाने जाओगे ना, 15-20 हजार का भट्ठा बन जाना है ना, बहुत महंगा होता है सोना। स्टेबिलिटी, मार्केट स्टेबिलिटी की वजह से डॉलर की भी मांग, अभी देखिए मार्केट में क्या है, डॉलर की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। क्यों? इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से। इस समय जितने भी अर्थव्यवस्था में जितनी भी अर्थव्यवस्था है, अभी पाकिस्तान के साथ 5 फ्लड आया था, बाढ़ आया था बहुत भयंकर, पाकिस्तान गया किसके पास? अमेरिका के पास, कहा कि सुनो मेरी मदद कर दो यार, तुम तो मेरी फ्रेंडली कंट्रीज हो, मेरी मदद करोगे तो बदले में मैं इंडिया के अगेंस्ट तुमको हेल्प करूंगा। अमेरिका बोला कि ठीक है मैं तुमको मदद करूंगा, तो ये गया $1 बिलियन लेने के, वो मिलियन पकड़ा के इसको भेज दिया। उसके बाद क्या बोला कि ऐसा है कि तुम मुझसे ज्यादा तो करीबी चाइना के थे ना, ये एडिटोरियल था हिंदू में, ठीक है, मुझसे ज्यादा करीबी तो चाइना के पास थे, चाइना के पास क्यों नहीं जाते? तो चाइना अगेन देखिए इकोनॉमिक क्राइसिस ऐसी चल रही है ना, सबसे बड़ा वो कहावत सुना ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, अर्थव्यवस्था में ये मायने रखती है, ठीक है। अमेरिका हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन हमारे लिए सर्वप्रथम क्या है? ऊर्जा की आपूर्ति, इसलिए हम रशिया से तेल लेते जा रहे हैं। हमें क्या करना है? स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनानी है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, जिससे ज्यादा से ज्यादा हम पैसे बचा सके और जो पैसे बचत हो रहे हैं उनको सही डायरेक्शन में लगा सके। समझ रहे हैं ना? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। अब तेल जो सस्ते भाव में आप खरीदे, और पिछली बार क्या था, जो बजट घाटा था उसमें तेल को खरीदने के पीछे की जो रकम थी हमारी बहुत ज्यादा थी, ठीक है, $120 बिलियन तक पहुंच गई थी पिछली बार। सऊदी अरेबिया वगैरह इन सारी कंट्रीज से जो हम लोग ऑयल को इंपोर्ट कर रहे थे, उसके ऊपर हमारा बहुत सारा पैसा नुकसान हो रहा था। इस बार हमने क्या किया? चालाकी की, जो अर्थव्यवस्था में चल रहा है, विश्व में चल रहा है, उसका हमने फायदा उठाया। सस्ते दाम पे हमें तेल मिला, हमने तेल ले लिया। अब क्या है, जो पैसे तेल के ऊपर बचे हैं वो हम कहीं और निवेश कर सकते हैं, वर्ल्ड बैंक से जो उधार लिया उसको चुका सकते हैं। हमारे फॉरेक्स का लेवल वगैरह क्यों अभी घट गया है? क्योंकि हम ना विदेशों से बहुत ज्यादा स्तर पे जो लोन लिए थे उनकी पेमेंट करने की टाइम आ गई है, ठीक है। तो पेमेंट किस में होगा? डॉलर्स में ही होगा। डॉलर्स कहां से जाएंगे? फॉरेक्स रिजर्व से, ठीक है। तो हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व खाली होगा। देखिए जो भी देश होता है उसकी तरलता मुख्यतः क्या होती है? जो करेंसी है वो तो उसका लोकल करेंसी, उसके राज्य क्षेत्र के अंदर पावरफुल है। उसके बाद क्या होता है? गोल्ड, सोना चाहिए। अभी रशिया के कंडीशन में जब रशिया की करेंसी बहुत तेजी से फॉल करने लगी थी, 150 से ऊपर भी जाने लगी थी डॉलर पर डॉलर के अकॉर्डिंग, तो रशिया ने क्या किया? सोने का इस्तेमाल किया अपने पैसे को बचाने के लिए, ठीक है ना। ये क्या है? लिक्विड मनी है जिसका भाव कम जल्दी नहीं होना है, ये स्थिरता प्रदान करती है, ठीक है। रशिया ने क्या किया? सिंपली सोने का आयात निर्यात के ऊपर क्या कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लगाए और अपनी करेंसी को डूबने से बचा लिया, ठीक है। उसके बाद जो अगला स्वर्ण योजना था वो क्या था? गोल्ड मोनेटाइज स्कीम। ये जो योजना थी वो मुख्यतः क्या भारतीय नागरिकों और भारतीय कंपनियों के लिए था। क्या आप 1 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक सोना वहां पे जमा कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 500 ग्राम तक, 500 ग्राम तक मतलब एक मैक्सिमम बॉन्ड बनेगा, ठीक है। आप 10 बॉन्ड ले लीजिए 500 ग्राम के, आपके पास 5 किलो सोना है, 10 बॉन्ड ले लीजिए, आपके पास 10 गोल्ड बॉन्ड हो गए। अब आपको जब उसकी पेमेंट होगी तो जिस समय सोने का भाव होगा, सपोज दैट अभी जब आप सोना जमा कर रहे हो, सोने के भाव है 10 रुपए पर केजी, ठीक है ना। आपके बॉन्ड पे लिख दिया, एग्जांपल है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, अभी क्लास छोड़ के भाग जाएंगे सर ने बोला कि 10 रुपए किलो दो हमें, ऐसा मत करना। हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ठीक है। सपोज दैट सोने का दाम 10 रुपए किलो हो जाता है। आप क्या करोगे? सरकार के पास जाओगे, बोलोगे मेरे पास 10 केजी सोना है। 10 केजी सोने के लिए आपको कितने बॉन्ड्स मिलेंगे? मैक्सिमम अगर जो करोगे तो आपको यहाँ पे 20 बॉन्ड्स दे दिए जाएंगे। इन 20 बॉन्ड्स की कीमत, ठीक है ना, निर्धारित की जाएगी। कितनी होगी? 1 किलो सोने की 100 रुपए होगा ना, ठीक है ना।
अब इस समय सपोज जब ये बॉन्ड खरीद रहे हो तब आप 2015 में, उस समय सोने की कीमत, इस बॉन्ड की कीमत 100 रुपए है। 2022 में कीमत बढ़ गई, तो जितना दाम में इंक्रीमेंट होगा आपको करंट प्राइस के हिसाब से इसके ऊपर बेनिफिट मिलेगा। आप हमेशा देखोगे सोने का भाव हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, तो जो भी लोग सोने वाले सिस्टम में निवेश करते हैं मिनिमम चांसेस होता है कि उनका नुकसान हो। ठीक है, समझ रहे हैं आप? चलिए आगे नेक्स्ट वाले स्कीम पे चलते हैं जी। ये इंटरेस्ट रेट किसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा? ठीक है, जैसे जैसे मौद्रिक नीतियां का फॉर्मेशन समय समय पे किया जाता है, हर 2 महीने पे, तो हर 6 महीने पे ना इसको भी रिवाइज किया जाएगा। किसके द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है ना? देखिए, गोल्ड आपने भौतिक फॉर्म में दे दिया, आपको बदले में क्या मिला? बॉन्ड। ठीक है, ये बॉन्ड आपके पास क्या एज ए कैश काम करेगा। ठीक है, अब इस बॉन्ड को आप कहीं भी निवेश कर सकते हो। समझ रहे हो आप? जैसे आपने सोना बेचा, आपको बदले में 50,000 रुपए मिल गए, अब 50,000 रुपए को आप कहीं निवेश कर रहे हो। ठीक है ना? इसी तरह से भौतिक गोल्ड को क्या केवल पेपर में कन्वर्ट कर दिया गया, बाकी सारी चीजें एकदम सेम है जैसे गोल्ड का आप इस्तेमाल कर रहे हो। अच्छा, जब आप पैसे वापसी लेंगे, हाँ तो आपको मिल जाएगा। आप बताओगे मेरे पास इतने रकम की बॉन्ड है, बल्कि आपको सोना अधिक मात्रा में मिलेगा। जितने आपके बॉन्ड की वैल्यू रहेगी उतना अमाउंट ऑफ गोल्ड आपको दिया जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या होता है? 500 रुपए की नोट लेकर के जा रहे हो कि अगर जो इसको लेकर के जाओगे तो इसके बराबर का हम अदा करेंगे। अगर जो आधा किलो सोने का गोल्ड लेकर के जा रहे हो तो आधा किलो सोने के भर का आपको भार हमेशा वहन करा जाएगा। ये सिक्योर्ड बॉन्ड्स होते हैं। अच्छा, ये तो मौद्रीकरण होता है गोल्ड का। ये दूसरे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, छोटे छोटे संस्थाएं होते हैं, वो क्या करते हैं? सोना गिरवी रख करके आपको बदले में पैसे प्रदान करते हैं, है ना? अच्छा अच्छा, मुथूट गोल्ड वगैरह ये सारी, ये गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंतर्गत भी आती है। इसमें क्या होता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ये दिया जाता है, जैसे बैंक्स का क्या काम है? करंट सेविंग्स डिपॉजिट्स को जमा करना, समय मांग को और क्या जो मांग है उनको जमा करना। ठीक है ना? डिमांड डिपॉजिट एवं टाइम डिपॉजिट को जमा करना। उसी तरीके से ये मौद्रिक जो संस्थाएं होती है, इनका क्या काम रहता है? गोल्ड जमा करना और बदले में क्या? तरलता आपको प्रदान करना। ठीक है? नहीं, बॉन्ड नहीं, तरलता आपको प्रदान करेगी। बॉन्ड आपको कौन प्रदान करेगी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब भी आपको प्रोवाइड करेगी तो हार्ड करेंसी आपको प्रोवाइड करेगी। जितना गोल्ड आप दोगे उसके वैल्यू के बदले में जब आप उसको पैसा वापस करोगे तो उस समय जो आपके गोल्ड का दाम होगा वो इंटरेस्ट जोड़ करके आपको मिल जाएगा। यही बेनिफिट होता है। ठीक है? अगला जो स्कीम है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है। जल्दी से इसे खत्म करते हैं ताकि नया चैप्टर शुरू किया जाए, फाइनेंशियल मार्केट। विकासशील देश हैं वो डॉलर में अगर जो न पे करना चाहें और हमारे देश में निवेश करना चाहें, यही
हाँ, यही तो घाटा होता है। चाइना यहीं पे करेंसी मैनिपुलेशन यूज करता है। इन्हीं चीजों के लिए देखिए, आप जो कह रही है मैं समझ रहा हूँ। एक चीज है, देखिए भाई एक क्वेरी आई है, देखिए इंटरेस्टिंग क्वेरी है। एक चीज होता है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, मतलब कि शेष दुनिया, और एक क्या होता है कोई देश या फिर अर्थव्यवस्था। ठीक है, यहाँ की करेंसी अगर जो कमजोर है, ठीक है, तो बाहर से ये जितना भी आयात करेगा ये इसको क्या पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो आप? अब क्या है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है, देश है। अब ये यहां का कमजोर है करेंसी, जब ये निर्यात करेगा तो इसको क्या पड़ेगा, ये सस्ता, इस देश को सस्ता पड़ेगा। एक मिनट शांति रखो, देखो बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है। ये चीज यूज किया जाता है करेंसी मैनिपुलेशन में, ठीक है, चाइना के द्वारा। ठीक है, चाइना क्या करती है, सस्ते रेट पे अपने सामान को बेचने के लिए फॉर्मूला अपनाती है। क्वेश्चन क्या है कि जब भी कोई देश है जिसकी मुद्रा कमजोर है, अगर जो बाहर किसी भी देश से निर्यात करता है, मतलब कोई भी सामान को मंगाता है, तो उसको क्या पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, वो क्या कोशिश करेगा, ज्यादा से ज्यादा निर्यात के ऊपर निर्भर न रहे, आत्मनिर्भर बने। अभी पाकिस्तान की कंडीशन में क्या था, पाकिस्तान की करेंसी डूबते चली जा रही है। पाकिस्तान के पास ये भी कंडीशन नहीं बची है कि वो बाहरी देशों से चाय वगैरह जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सके। ठीक है ना, ऐसे कंडीशन में इस देश की करेंसी और गिरती चली जाएगी। अब इस देश का क्या काम है, जब भी ये एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है ना, ये देश कैसे बढ़ सकता है, अब ये उत्पादन का स्तर अपना बढ़ा देगा। जब ये एक्सपोर्ट करना शुरू करेगा बाकी दुनिया को, तो इसका जो सामान है ना बाकी दुनिया को सस्ता पड़ेगा। देखो, जब इसकी करेंसी कमजोर है, ये इंपोर्ट कर रहा है, इसको महंगा पड़ रहा है, ये देश बर्बादी की तरफ बढ़ते जाएगा। एग्जांपल के लिए पाकिस्तान, श्रीलंका। ठीक है, दूसरा ये कंडीशन है, ये देश संभल गया, ये सोचा कि हम डूब जाएंगे, ये क्या किया, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया, उत्पादन का स्तर बढ़ाया। उत्पादन का स्तर बढ़ाने के बाद क्या, निर्यात करना शुरू किया, बाहरी देश से पैसा आया, इसकी करेंसी फिर से मजबूत हो गई। समझ रहे हो, यहाँ पे करेंसी कमजोर है, इसको जब ये आयात कर रहा है तो नुकसान होता है, इसका आयात कम होना शुरू हो जाएगा कि नहीं, ये आत्मनिर्भर बनना शुरू हो जाएगा कि नहीं। चाइना क्या करता है कि जब भी उसके करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट हो जाती है, जब अवमूल्यन हो जाता है उसके करेंसी में, तो उसके सामान बाहरी मुल्कों में कम बिकने लगते हैं क्योंकि वो सस्ते नहीं रहते। तो वो क्या करता है, अपने केंद्रीय बैंक के मदद से अपने करेंसी को डिवैल्यूएट कर देता है। ठीक है ना, डिवैल्यूएट करने का मतलब उनकी वैल्यू को गिरा देता है ताकि वो बाकी देशों में सस्ते पड़े। ठीक है ना, तो ये आर्थिक नीतियां अपनाई जाती है चाइना वगैरह के द्वारा, अन्य देशों के द्वारा, क्या, करेंसी मैनिपुलेशन के लिए, ताकि उनका एक्सपोर्ट हमेशा बढ़ता रहे। इस मॉडल को बोलते हैं एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ मॉडल। ठीक है, चैप्टर 1 में जब नेशनल इनकम एंड प्रोडक्ट्स आप पढ़े होंगे तो उसमें आया होगा, इंस्टीट्यूट मैटर, हाइपोथेसिस वगैरह ये सारी चीजें। ठीक है, नहीं आया था, कोई बात नहीं, जो चीज नहीं आया था वो आ जाएगा, लास्ट में हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं, ये कंट्रीज वगैरह यूज करती है अपने अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं गोल्ड बॉन्ड पे। ये क्या था, पहला वाला, इसके पहला वाला जो स्कीम था वो मुख्यतः किसके लिए था, भारतीय नागरिकों एवं भारतीय
कंपनियों के लिए। जब भी विदेशी स्तर की बात होती है, विदेशी लोगों की बात होती है, या फिर सोने की मात्रा को बढ़ाना रहता है, इसमें आप क्वांटिटी आप देखोगे 30 ग्राम से लेकर के लिमिट कोई नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है। तो जिस भी व्यक्ति को अनलिमिटेड गोल्ड को इन्वेस्ट करना हो, अपने गोल्ड को डायरेक्ट बॉन्ड में कन्वर्ट करना हो, बॉन्ड में कन्वर्ट करके क्या निवेश करना हो, वो क्या इस स्कीम का सहायता ले सकता है। इसमें क्या है कि बैंक के द्वारा प्रदान किया जाता है। बैंक के एवज पे कौन? ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड किसको देता है? कलेक्शन टेस्टिंग प्योरिटी सेंटर। मतलब कि अगर जो सोना अगर जो आपको बॉन्ड में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आपको किसके पास लेके जाना पड़ेगा? नेशनल टेस्टिंग प्योरिटी सेंटर। ये नापेगा कि आपका गोल्ड कितने कैरेट का है, कितना शुद्ध सोना, कितना खरा सोना आपके पास है। जितना खरा आपके पास सोना होगा उसकी वैल्यूएशन उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। ये वैल्यूएशन किसको बताया जाएगा? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को, ठीक है ना। और ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कहां पे सबमिट करेगा? बैंकों के लिए ये अपने पास सबमिट करके इस गोल्ड को रखा रहेगा, ठीक है। अवधि कितने की होती है? 1 से लेकर 3 साल, 5 से लेकर 7 साल, 12 से लेकर के 15 साल तक, ठीक है। और जितने भी गोल्ड होते हैं ये हमारे देश के रिजर्व में जमा होते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, जो हमारे देश में गोल्ड रिजर्व्स हैं उनकी भी मात्रा जो होती है उठ जाती है। जब भी आप किसी भी देश की संपन्नता और उसके यहाँ तरलता के प्रचुरता की बात करते हो, अमेरिका, चाइना चाहे, तो गोल्ड के स्तर को जरूर नापा जाता है कि रशिया में कितना गोल्ड का स्तर है, यूएसए में कितना गोल्ड का स्तर है, किसके केंद्रीय बैंकों के पास गोल्ड का जो रिजर्व है वो सबसे ज्यादा है, वो देश सबसे अमीर माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि तरलता का स्तर जो स्थिर स्टेबल करेंसी है वो उसके पास अधिक मात्रा में है, ठीक है ना। तो ये गोल्ड स्कीम दो सरकार के द्वारा जारी किए गए थे। ये क्या मुख्य रूप से अधिक मात्रा में गोल्ड को इन्वेस्ट करने के लिए जारी किया गया था। पहला वाला जो स्कीम था स्पेशली क्या था? नागरिकों के लिए था। इसमें नागरिक और फॉरेनर्स दोनों इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो है मुद्रा बैंक, जो कि आखिरी टॉपिक है। क्या मतलब भारत सरकार के द्वारा ये चीज अध्ययन किया गया, ये चीज ध्यान दिया गया कि जितनी भी बड़ी संस्थाएं यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी है, रिलायंस, टाटा, हिंडाल्को, एल&टी वगैरह, जितनी भी ब्रॉड कंपनी है, ठीक है ना, जो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे काम कर रही हैं, वो भारत में रोजगार प्रदान कर रही हैं जो मात्र 1.25 करोड़ है। ठीक है, जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो भारत में जब देखा गया, ये चीज जांचा गया कि कितना रोजगार प्रदान कर रही है, तो उसकी मात्रा कितनी निकली? 1.25 करोड़। लेकिन जितनी भी एमएसएमईज हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, जो छोटे छोटे इंडस्ट्री हैं, जब उनकी मात्रा को नापा गया रोजगार प्रदान करने के लिए, तो वो लगभग कितना निकला? 12 करोड़। समझ रहे हो स्टैंडर्ड? हमारे देश में रोजगार एक अहम मुद्दा है। रोजगार एक अहम मुद्दा है, क्यों? क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या का 65% भाग क्या है? युवा है, और ये युवा सारे के सारे खाली हैं, ठीक है। खाली है, एकदम बिल्कुल खाली है, कोई काम नहीं, उद्देश्य गोल वगैरह नहीं है, ठीक है। पापा भेजते हैं यूपीएससी की कोचिंग करने तो कर रहे हैं, 3-4 साल तो इसमें निकल ही जाएंगे। पापा भेजते हैं बीटेक करने के लिए, 4 साल इसमें निकल ही जाएंगे। क्या कोई लक्ष्य नहीं है? ठीक है, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि यूपीएससी के क्वालिफाई करने के बाद जब मैं सिस्टम में आऊंगा तो सिस्टम को क्या एक नई विजन दूंगा, एक नई सोच दूंगा। आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे देश में जो केंद्रीय सर्विस में जा रहे हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज के जितने भी रैंक के अधिकारी जा रहे हैं, उनका विजनरी ओरिएंटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो सिर्फ आज की परिस्थिति में रह के आने वाले 25 साल तक के लिए सोच सके। समझ रहे हो? अगर जो उस तरीके से आपका माइंडसेट काम कर रहा है तो समझ लो सही रास्ते पे जा रहे हो, ठीक है ना। किसी भी परिस्थिति में कहीं भी आप देख रहे हो, सोसाइटी में आप रह रहे हो, आपको कूड़ा दिख रहा है, तो आप इस चीज को मैनेज करने के लिए कोशिश करो कि आप म्युनिसिपैलिटी के अगर जो चीफ ऑफिसर्स रहते तो किस तरीके से उस चीज को मैनेज करते। बैंक में लगी लाइन देख रहे हो, किस तरीके से आप रहते तो आप किस तरीके से मैनेज करते। हमेशा परिस्थितियों में रखो, केस स्टडी करो, ठीक है। एथिक्स वगैरह पढ़ोगे तो उसमें केस स्टडी वगैरह बहुत आएगी, मेंस में आंसर राइटिंग में आपको बहुत हेल्प करेगा,
केस स्टडी वगैरह कर लो कि एक फैक्ट्री है जिसमें आप काम कर रहे हो, आप सीईओ हो, और क्या हुआ कि आपके परिवार में आप अकेले कमाने वाले हो, फैक्ट्री जो है दूषित पानी नदी में छोड़ रहा है और नदी में जो पानी जा रहा है वो गांव वाले लोगों को मार रहा है, बीमार कर रहा है, ठीक है ना। अब आप अगर जो कंप्लेन करते हो गवर्नमेंट से कि ये कंपनी दूषित पानी छोड़ रही है, कंपनी आपको निकाल देगी, घर में कमाने वाले आप अकेले। आप जिस दिन जब जा रहे हो रोड से उधर ही से होकर के आप देख रहे हो नदी में पानी जा रहा है, उसको देख के गांव वाले मर रहे हैं, आपकी आत्मा गवाही नहीं दे रही है, ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे? ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स वगैरह ये सब फाइंड करने की आवश्यकता आप लोग को पड़ेगी। तो ऐसे परिस्थिति में हम ये करेंगे, एक चीज होती है विसिल ब्लोअर। विसिल ब्लोअर क्या होता है? मुखबिर। सुने हो? आप क्या करोगे? अपनी आइडेंटिटी छुपा लोगे, गवर्नमेंट के पास क्या एप्लीकेशन डालोगे कि भला कंपनी है, ये गलत कार्य कर रही है, इसमें संलग्न है, कृपया करके इसके ऊपर कार्रवाई करें। कंपनी को भी नहीं पता चला कि आप ये कार्य कर रहे हो, ठीक है, हो सकता है गवर्नमेंट टाइम पे एक्शन ले ले और उसके खिलाफ कार्रवाई कर ले, ठीक है। तो इस तरीके से बीच का रास्ता आपको फाइंड करना है, ठीक है। आइए देखिए क्या है, यहाँ पे बड़ी कंपनियां जो है वो सिर्फ मात्र आप देखो जो जॉब क्रिएट करने की स्तर है, लिमिट है, वो कितनी है? 1.5 करोड़ से भी कम है। और छोटी कंपनियां कितनी कर रही हैं? 12 करोड़। तो सरकार को किस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? छोटी कंपनियों को? कहां चले गए? समाज को सुधारने चल दिए क्या? देखना चाहता जज्बाती मत हो जाना, ठीक है, जज्बाती होकर पढ़ाई नहीं होगी, एनालिटिकल सोचना, ठीक है। देखिए क्या होता है, सरकार का महत्वपूर्ण तरीके से इसके ऊपर ध्यान देना अति आवश्यक है। तो दोनों कंपनी को सबसे ज्यादा किस चीज की आवश्यकता होगी? पूंजी की आवश्यकता होगी। ये पूंजी कौन प्रदान करेगा? सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा। किसको? छोटी कंपनियों को, ताकि ये अधिक से अधिक रोजगार को सृजन कर सके। तो मुद्रा बैंक को क्या 3 श्रेणियों में बांटा गया था, इसमें 10 लाख तक का लोन प्रदान किया जाएगा सरकार की तरफ से। 3 श्रेणियां क्या थी? एक 50,000 रुपए तक था, ठीक है, एक 50,000 से 5 लाख तक था, एक 5 लाख से 10 लाख तक था। इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट लगाया जाता था वो बेस रेट प्लस 1 से लेके 7% तक, ठीक है। बेस रेट अभी वर्तमान में कितना है? ठीक है, प्लस 1 से लेकर के 7% तक। अब जो भी बैंक है इस अंतराल के अंतर्गत इसकी ब्याज की दर को रख सकता है, जो मुद्रा बैंक है, ठीक है ना। मुद्रा बैंक के अंतर्गत कितने अभी तक 5.1 लाख करोड़ रुपए बांटे जा चुके हैं, जिसमें से क्या है 5.1% नॉन परफॉर्मिंग असेट है, ठीक है ना। 2020 में ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट 4.92% थे और अब कितने हैं? 5.1% है। इसका मतलब क्या है कि एनपीए की मात्रा इस पर्टिकुलर सेक्टर में बढ़ गई है, मतलब कि ये सेक्टर जो है पूर्णतया परफॉर्म नहीं कर रही है, ठीक है ना। मुद्रा बैंक को स्पेशली लेकर के आएगा तो सरकार के द्वारा फल सब्जी ठेले आदि इन लोग सारे लोग क्या बीच में आप नहीं देखे थे, मोदी सरकार सबको बांट रही थी कि आप रोजगार करिए, स्वरोजगार करिए और आगे बढ़िए। अगर जो एक व्यक्ति है वो खाली बैठा से खा रहा है तो जीडीपी में कुछ नहीं निवेश कर रहा है, लेकिन अगर जो वो गोलगप्पे के ठेला भी लगा रहा है, दिन भर में अगर जो 10 से 15 रुपए भी सर्कुलेट कर रहा है तो अर्थव्यवस्था में कुछ ना कुछ निवेश कर रहा है, ठीक है। तो एक एक व्यक्ति का जीडीपी में निवेश करना अति आवश्यक है। इसलिए सरकार क्या चाहती है कि नीचे स्तर पर अगर जो रोजगार का सृजन होगा तो फिर क्या होगा? आय की वृद्धि होगी। आय की जब भी वृद्धि होती है, जब भी पैसे लोगों के पास में आते हैं तो क्वालिटी ऑफ लिविंग हमेशा बढ़ते हुए देखा गया है। लेकिन सिर्फ एक केस में गल्फ कंट्रीज के रीजन में, गल्फ कंट्रीज कौन कौन सी है? सऊदी अरेबिया वगैरह या मिडिल ईस्ट वगैरह की कंट्रीज जिनके पास तेल वगैरह बहुत ज्यादा है, इनके पास पैसा बहुत ज्यादा था लेकिन इनके पास क्वालिटी ऑफ लिविंग कम थी। यहाँ के औरतों को ड्राइविंग नहीं किया जाता था, बराबरी का अधिकार नहीं दिया जाता था, साथ में काम नहीं करने दिया जाता था, ठीक है। मेल डोमिनेट सोसाइटी थी जहाँ पे पुरुषों की ज्यादा प्रधानता थी, पुरुष प्रधान समाज था वहाँ पे, ठीक है। अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे वहाँ पे पैसे आए हैं, लोगों को ये एहसास हुआ है क्या कि सिर्फ अगर जो मर्द काम करेगा तो अर्थव्यवस्था को उतना बूस्ट नहीं कर सकता, औरत मर्द दोनों काम करेगा तो अर्थव्यवस्था में ज्यादा बूस्ट आ सकता है। तो ये सोचना धीरे धीरे क्या होता है ना, जब जैसे ही ये 3 चीज आई, एलपीजी,
उदारीकरण में क्या होता है, आप लिबरलाइज करते हो, चीजों को आसान करते हो। क्या होता है, अभी आपको बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जाएगा तो आप कम पढ़ोगे प्रेशराइज हो करके, लेकिन अगर आपको फ्री छोड़ दिया जाएगा ना, आपको अंदर से ये इच्छा जागृत होगी कि मुझे एक आईएएस ऑफिसर बनना है, तो आप ज्यादा पढ़ोगे। समझ रहे हो आप? जब भी आप इंट्रिंसिक लेवल पे मतलब आंतरिक तरीके से काम करोगे, क्या है यहाँ पे लिबरलाइजेशन में उदारीकरण हुआ, प्राइवेटाइजेशन में निजीकरण। निजीकरण क्या होता है, निजीकरण आप जब भी करते हो ना तो फिर उत्तरदायी बढ़ जाती है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है, गवर्नमेंट में आपकी जवाबदेही बढ़ जाती है। आप सरकारी काम करोगे, सब आज मैक्सिमम लोग हमारे यूपी बिहार पूर्वांचल बंगाल वगैरह की आप बात करोगे, मैक्सिमम लोग सरकारी नौकरी क्यों पाना चाहते हैं? 2 साल मेहनत करो, एक सरकारी नौकरी पकड़ लो, 60 साल तक कोई काम नहीं करता है। कोई इसलिए ज्वाइन कर रहा है कि मैं गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करूंगा ताकि मैं सिस्टम को बदल सकूं। जब आप आए जात प्रमाण पत्र बनवाने जाते होगे, आपको जबरदस्ती का लाइन में लगना पड़ता होगा, सारी सुविधाएं होने के बाद भी। तभी भी अगर जो आप ये सोच रहे हो कि मुझे कलेक्टर बनना है और पैसे कमाने हैं, तो आप देशभक्त नहीं हो। समझ रहे हो? बुरी लग रही बातें। देखो, हमेशा जब भी ऐसा हो जब आप ये समझ ले लोगों की जनता के, क्योंकि बेसिकली आप ऐसे प्लेटफॉर्म को चूज करने जा रहे हो ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना एक बहुत ही छोटा काम है, समझ रहे हो, पहली सीढ़ी है। अगर जो आप सेक्रेटरी कैबिनेट सेक्रेटरी तक पहुंच जाते हो तब कोई बात बने, तब आप प्रधानमंत्री के साथ बैठ के पॉलिसी फॉर्मुलेशन करो। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोई बहुत ज्यादा अपर पोस्ट नहीं है, समझ रहे हो आप? ये बस केवल एलिज्म क्रिएट कर दिया गया। अभी आप एक यूपीएससी क्वालीफाई करो, आपके यहाँ मीडिया वगैरह सब कुछ पहुंच जाएगी, आपको सेलिब्रिटी बना देगी, आपके अंदर वो भावना नहीं रहेगी, ऑटोमेटिकली ईगो और एरोगेंस आ जाएगा आपके अंदर। समझ रहे हो आप? जनता को उस भावना से नहीं देखोगे जिस भावना से आप एग्जाम देने बैठे थे, ठीक है? उस भावना को अगर जो कैरी कर ले रहे हो, कंसिस्टेंट कर ले रहे हो, तो फिर ज्यादा बेस्ट है, ठीक है? तो सरकार द्वारा ये मुद्रा बैंक को छोटी कंपनियों को क्या करने के लिए, स्थिर करने के लिए और उनको पूंजी प्रदान करने के लिए, मुद्रा प्रदान करने के लिए ये बनाया गया, ठीक है? ये चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है? इसमें क्या, हाँ, सब्सिडी किस पे? मुद्रा योजना में, हाँ जी, सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। जो भी कभी कोविड-19 के टाइम में क्या किया गया था ना, जितने भी लोग ये मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण लिए थे, समय में नहीं चुका पा रहे थे, सरकार द्वारा उनको क्या थोड़ा सा रिलैक्स दिया गया था कि ठीक है, आप कुछ ईएमआई वगैरह तक आपको माफ किया जा रहा है, लेकिन उसको आगे आप कैरी ऑन कर सकते हो, मतलब कि आपके ऊपर अलग से कोई पेनाल्टी नहीं डाली जाएगी, ठीक है, ताकि वो और आगे निवेश कर सके। ये रेट तो अब जितना जिस तरह से रेट ले रहा हूँ ईएमआई के ऊपर एनुअल है, हाँ, ठीक है, बेस रेट जिस तरीके से लागू किया जाता है। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स में ज्यादा कुछ खास बताना नहीं है। पिछले दशक के मुकाबले इस दशक में 300% से ज्यादा पेमेंट ज्यादा हो गया, क्योंकि आप पहले भी देखते होंगे जितनी पेमेंट आप करते थे कैश के माध्यम से करते थे, आज फोन पे, यूपीआई, क्यूआर कोड, ये सारी चीजें डेवलप हो गई हैं, जिससे क्या स्पीडी ट्रांजैक्शन हो गया है। आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आया है क्रिप्टो करेंसी का, ठीक है, डिजिटल करेंसी का। डिजिटल करेंसी किस चीज पे काम करती है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है, ठीक है। डिजिटल करेंसी किस तरह से दो पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं, मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे। डिजिटल करेंसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया जाने वाला है ई-रूपी, ठीक है। ये अभी पहले इसके ऊपर विचार किया जा रहा है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनल करेगी मैं आपके नोट्स में ऐड करा दूंगा। देखिए, क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो करेंसी जो है वो लेजर नेटवर्क के ऊपर इसको डिजाइन किया जाता है। ये किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड रहती है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड रहती है। इसमें इंटरनेट फंक्शनिंग की जाती है। इसके अंतर्गत क्या होता है? बिटकॉइन होते हैं और क्या होते हैं?
एल्ट कॉइन होते हैं, जो एल्ट कॉइन होते हैं उसमें इथेरियम, टीथर और विभिन्न विभिन्न प्रकार के क्रिप्टो करेंसी आते हैं जो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए काम आते हैं। ये बहुत ही ज्यादा वैलिड मनी नहीं है क्योंकि बहुत सारे अर्थव्यवस्थाओं के द्वारा इसका यूज करना बैन है, ठीक है। इसकी वैल्यू अभी हाई है क्योंकि इसका डिमांड हाई है, ठीक है, नई नई करेंसी है इसलिए। तो क्रिप्टो करेंसी का यूज बेसिकली क्या इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा देखा जाता है, लोकल लेवल पे कम देखा जाता है, ठीक है ना। अब जो नया चैप्टर अब तक जो हम लोग पढ़ते आए हैं ये मनी एंड बैंकिंग का पोर्शन था, मनी एंड बैंकिंग खत्म हो गया है। जो नया चैप्टर स्टार्ट हम लोग करने वाले हैं वो क्या है, जितने बोरिंग टॉपिक्स थे अब खत्म होगा। अब यहाँ से इकोनॉमिक्स इंटरेस्टिंग स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना। टॉपिक पढ़ने में थोड़ा सा मजा आने वाला है। अब ऐसे ऐसे टर्म्स मिलेंगे आप लोगों को जो पहले से आप सुन रखे हो, तो लगेगा चलो कम से कम कुछ तो पढ़ा हुआ पड़ रहा है, ठीक है। अभी पजल होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। और अभी कितने लेक्चर हम लोगों ने लिए, मैक्सिमम मुझको लग रहा है 8-9 लेक्चर हम लोग साथ में बिताए होंगे। इतने में कुछ लग रहा है डेवलपमेंट, कुछ प्रोग्रेस दिख रही है, क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करके देखा है इस एरिया के नहीं, कोई बात नहीं, सारी प्रोग्रेस चेक करूंगा। अभी आंसर राइटिंग दिया हो ना, कितने बच्चे होंगे टोटल लगभग? हाँ, उतने पेपर में गिनूंगा, बता दे रहा हूँ, कोई भी बचना नहीं चाहिए, सबके चेहरे याद है मुझे, ठीक है। देखिए फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है ना, आपके अर्थव्यवस्था के अंदर दो लोगों के बीच में ब्रिज का काम करता है। एक लोग वो जिनके पास पैसे हैं, जिनके हाथ में खुजली है, एक लोग वो जिनको पैसे की आवश्यकता है। क्या हो गया, एक लोग वो जिनके पास आवश्यकता से अधिक पैसे हैं। आप सेविंग करते हो, निवेश कब करना कोशिश करते हो, जब आपको लगता है ये सेविंग बिना मतलब के हो रही है, ठीक है ना। जैसे आपने टारगेट बनाया था हर महीने 10 रुपए सेव करने, ताकि मैं साल के एंड में 100 रुपए की एक डिक्शनरी खरीद लूंगा, ठीक है ना। अब साल में होते हैं 12 महीने, आपने इकट्ठा कर लिए 120 रुपए, 100 रुपए की आपने डिक्शनरी खरीद ली और 20 रुपए की बढ़िया फाउंटेन पेन। समझ रहे हो आप, डबल इन्वेस्टमेंट हुआ कि नहीं सेविंग के थ्रू, समझ रहे हो। इसी तरीके से काम होता है। क्या होता है, वित्त बाजार जो होता है ये दो लोगों के बीच में ब्रिज का काम करता है। एक लोग वो जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं जो निवेश करना चाहते हैं, ठीक है ना। एक लोग वो जिनको पूंजी की आवश्यकता है। पूंजी की आवश्यकता किसको रहती है, कंपनीज को, एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो ये दोनों के बीच में क्या करती है, ब्रिज का काम करती है। तो जब भी हम लोग भारत के वित्त बाजार की बात करते हैं, ठीक है जी जी, किसी भी चीज का हम लोग जब डिजिटलाइजेशन करते हैं ना, तो उसमें पारदर्शिता सबसे पहले बढ़ती है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। जो चीज होगा वो आपके सामने होगा। अब ये बताओ, एक काम आपके पीठ पीछे करेगा तब आप संतुष्ट रहोगे, या आमने सामने करेगा तब सामने करेगा, कम करप्शन होगा। पहली चीज ट्रांसपेरेंसी। दूसरी चीज होती है अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जवाबदेही। अगर जो आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हो तो सारे के सारे डेटा आपके पास रिकॉर्ड रहेंगे, आपको पता रहेगा कहां पे आपका पैसा जा रहा है और कहां से पैसा आ रहा है। दो चीज हो गई। तीसरी चीज जो हो गई, जब भी आप करते हो स्पीडी ट्रायल होती है, ठीक है ना। जैसे आप कैश भौतिक रूप से चीजों को मूव कराने की कोशिश करो, थोड़ा समय लगेगा आपको, ठीक है। लेकिन जब वही आप इंटरनेट के माध्यम से चीजों को करते हो, ट्रांजैक्ट करते हो, जैसे कि इक्विटी शेयर्स की बात करते हैं। शेयर्स पहले क्या थे, पेपर्स के माध्यम पे। अब आपको शेयर खरीदने आप मुंबई सेंसेक्स में जाओ, अब क्या किया गया, डीमैट के अकॉर्डिंग से उसको डिजिटलाइज कर दिया गया। अब आप मऊ में बैठ के मुंबई में खरीद सकते हो, आपका समय बचा, समझ रहे हो। फिजिकल जो आपको पीड़ा लगती वो भी बचा, आपका कंफर्ट जोन बढ़ा, सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, ठीक है ना। तो डिजिटलाइजेशन के ये सारे फायदे होते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट सिस्टम जो है गवर्नेंस से ज्यादा ई गवर्नेंस की ओर बढ़ रही है। ई गवर्नेंस मतलब डिजिटलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। जब आप प्रशासन के बारे में पढ़ोगे तो उसमें ई गवर्नेंस एक अलग आपको चैप्टर ही मिलेगा, ठीक है ना। तो आप ई गवर्नेंस डिजिटलाइजेशन ये अब नॉर्मल ही पाओगे, क्योंकि आजकल का दौर ही क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का है, ठीक है। सारी चीजें आप बिडिंग वगैरह पे कर रहे हो, नेट पे कर रहे हो, इंटरनेट पे कर रहे हो, ब्रॉडली कर रहे हो, वो सारी चीजें लेके आना चाह रहे हो जो अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था में वैश्विक रूप से है, आप अपनी अर्थव्यवस्था को एक वैश्विक रूप प्रदान करना चाह रहे हो, इसलिए डिजिटलाइजेशन ऑफ करेंसी एक रिसेंट स्टेप है। ये क्या करते हैं, जैसे संविधान में संशोधन होता है तो समय समय पे हम लोग अपने आर्थिक नीतियों में संशोधन करते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरह अभी देख रही है डिजिटल करेंसी का होड़ है, डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दिया, ठीक है जी। हाँ हैकिंग, अब जाहिर सी बात है डिजिटलाइजेशन में दो चीजें दिक्कत आती है, पहली चीज सिक्योरिटी, हैकिंग सिस्टम होगी, हैकर्स का हमेशा दिक्कत रहेगा, और दूसरी चीज क्या होती है, असाक्षरता। डिजिटल असाक्षरता आपको क्या करेगी, आपको जैसे डिजिटलाइजेशन अब क्या है बैंकिंग सिस्टम में, आपको यहाँ पे ओटीपी वगैरह किसी से नहीं शेयर करना है। अब कोई बंदा फोन किया, वो आपको फोन करके बोलेगा क्या ओटीपी बताओ, 50 लाख रुपए अभी देता हूँ, आपको जानकारी नहीं है, आपने तुरंत ओटीपी दिया, वो 50 लाख रुपए देने की वजह 50 लाख रुपए काट लिया, समझ रहे हो आप। तो ये एक दो प्रॉब्लम्स तो होगी जब भी आप किसी भी चीज में विकास करते हो, अच्छे पहलू को लेके आते हो तो एक में एक उसमें डिमेरिट आएगी। तो सरकार उसके ऊपर बेहतर काम करती है। क्या गूगल में एक लड़का चला गया था बिहार से हैक करके डायरेक्ट, तो गूगल है वो हमेशा ये कोर्स करती है कि मुझे कोई नहीं हैक कर सकता, तब भी लोग हैक कर रहे थे, समझ रहे हो आप। तो सिस्टम है तो हैक होगा ही, क्योंकि मानव द्वारा बनाया गया है, और मानव से ज्यादा इंटेलिजेंट तो कंप्यूटर हो नहीं सकता, ठीक है। क्या वो शॉक हो गया, सुपर कंप्यूटर ज्यादा स्मार्ट समझा क्या, कौन बनाया, इंसान ही बनाया, हमारा ब्रेन उससे ज्यादा काम करता है 128 बिट्स पर सेकंड के स्पीड से, ठीक है। आइए भारत में वित्त बाजार की जब संरचना की बात करते हैं हम लोग, तो इसको दो भागों में बांटते हैं वित्त क्षेत्र को। वो दो भाग क्या है, एक क्या है मनी मार्केट यानी कि मुद्रा बाजार, दूसरा चीज क्या होता है पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार क्या होता है, अल्पकाल के लिए धन का अल्पकाल के लिए धन का लेन देन। अवधि कितनी होगी, 1 साल के अंदर, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट यानी कि वित्त बाजार की हम लोग जब भी बात करते हैं तो ये एक ऐसा बाजार है जो क्या प्रदान करता है, पूंजी प्रदान करता है, ठीक है। जब भी आप बिजनेस की बात करते हो, जब भी किसी देश में औद्योगिकरण की बात करते हो, औद्योगिकरण करने के लिए 4 चीजें बहुत जरूरी होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप ये क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज से डेवलप होंगे, लेकिन ये जो पूंजी है ना, इसकी आवश्यकता हर एक संस्था को होती है। तो पूंजी हमेशा रेज करने के लिए जो हमको क्षेत्र काम आता है वो कौन सा है, वित्तीय क्षेत्र, जो कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में ही वर्क करता है, ठीक है ना, जो कि बचत और निवेश के ऊपर ही कार्य करता है। फाइनेंशियल क्षेत्र जो होता है बचत एवं निवेशों को परिवर्तित करके पूंजी निर्माण करता है, जीडीपी को बढ़ाता है, ठीक है ना, और क्या करता है, रोजगार को बढ़ावा देता है। वो किस तरीके से करता है हम लोग अभी समझते हैं। जब भी किसी कंपनी को या फिर किसी संस्था को 1 साल के अंदर तक के लिए पूंजी का निर्माण करना होता है तो किसका इस्तेमाल करता है, मुद्रा बाजार का। मुद्रा बाजार में अल्पकाल के लिए धन का लेन देन किया जाता है, ठीक है। अवधि 1 साल के अंदर होती है। दूसरी चीज क्या है, जब भी दीर्घकाल के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी कंपनी को लोन चाहिए होता है, ऋण चाहिए होता है, तो वो क्या करता है, कैपिटल मार्केट यानी कि पूंजी बाजार का इस्तेमाल करता है पूंजी निर्माण करने के लिए। समझ रहे हैं आप लोग, वित्तीय क्षेत्र का आवश्यकता किस लिए है, पूंजी निर्माण करने के लिए, हर एक संस्थाओं एवं जितने भी कंपनियां हैं उन लोग के लिए। 1 साल से कम में मुद्रा बाजार के अंतर्गत आता है, जो भी ट्रांजैक्शन 1 साल से ऊपर होता है वो किसमें आता है, पूंजी बाजार के अंतर्गत आता है। अब हम लोग देख लेते हैं भारत में मुद्रा बाजार की संरचना क्या है।
मनी मार्केट यानी कि मुद्रा बाजार को हमेशा दो भागों में बांटा गया है। टाइम हो गया बहुत जल्दी यार, अरे है ऐसे मत करो। ये देख लो, बस ये स्ट्रक्चर देख लो, एक बार समझा दे रहा हूं। चलिए देखिए समझते हैं। जब भी हम लोग मुद्रा बाजार की बात करते हैं, ठीक है, मुद्रा बाजार मतलब जो भी ट्रांजैक्शन एक साल के अंतराल के अंदर हो रहा है, ठीक है ना। मुद्रा बाजार में जब भी हम लोग बात कर रहे हैं एक साल के अंतराल के अंदर ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। क्या? एक संगठित यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर, जो कि देख रेख में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के रेगुलेशन के अंदर विनियमन के अंतर्गत हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है? असंगठित, जो कि क्या है? रेगुलेशन के दायरे के बाहर हो रहा है। सबसे पहले असंगठित व्यवस्था की जब हम लोग बात करेंगे, सबसे पहली जो पद्धति आती है वो क्या है? हुंडियां। हुंडियां क्या है? प्राचीन काल में क्या होता था? ट्रांजैक्शन करने के लिए यानी कि लेन देन करने के लिए पैसे की, इसको इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है ना। हुंडियां का स्वदेशी बैंकर्स क्या है? स्वदेशी बैंकर क्या होता है? जैसे गांव में क्या होता था, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं, ठीक है ना, साहूकार हैं, चिट्ठीदार हैं, ये सारे लोग क्या करते थे? पहले मुद्रा प्रदान करते थे, जितनी भी जनता थी उनको आर्थिक रूप से मदद करते थे, ठीक है ना। स्वदेशी बैंकर्स वो उनके अंदर आते थे। साहूकार पता है आपको, जो जमीनों को क्या गिरवी रखते थे और पैसे प्रदान करते थे, किनको? किसानों को। मित्र, रिश्तेदार, ठीक है ना, रिश्तेदार वगैरह समझ ही रहो, आवश्यकता वगैरह पड़ी, तो ये असंगठित होते हैं। जितनी भी ऐसी ट्रांजैक्शन होती है, लेन देन होती है पैसे की, जो रेगुलेशन के बाहर है, जो विनियमन के बाहर है, ऐसी जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं वो क्या होती हैं? असंगठित होती हैं। इसमें क्या होते हैं? सरकार के द्वारा इस पे नजर नहीं रहती। अब सपोज दैट क्या हुआ, आपको एक फाइनेंशियल इमरजेंसी पड़ गई, आप अपने दोस्त से ट्रांजैक्शन किए, आपकी आवश्यकता पूरी हुई, आप उसको वापस कर दिए, क्या ये ट्रांजैक्शन सरकार की नजर में आएगा? नहीं आएगा। तो असंगठित जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो इनके अंतर्गत आती है जब भी आप मुद्रा बाजार की बात करते हो, ठीक है। मुद्रा बाजार के अंतर्गत जब संगठित सेक्टर की बात करते हो, जब भी ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हो, जो संगठित है, सबसे पहला आता है क्या? कॉल मनी मार्केट,
कॉल मनी मार्केट क्या होता है? बैंकों के बीच में पैसे का लेन देन होता है, ठीक है। कॉल मनी मार्केट के अंतर्गत क्या होता है? एक दिन के लिए जब भी किसी बैंक को धन की आवश्यकता होती है, सपोज दैट पंजाब नेशनल बैंक है, एसबीआई है, एचडीएफसी है और भी विभिन्न बैंक है, सपोज दैट रातों रात क्या हुआ, स्टेट बैंक को क्या पैसे की आवश्यकता हो गई, तो एक दिन के लिए कभी भी बैंकों के बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है, जो पैसे का लेन देन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल मनी मार्केट। जब भी बैंकों के बीच में नोटिस मनी मार्केट के अंतर्गत क्या होता है? ये अवधि 7 से 14 दिन कर दी जाती है, ठीक है। सॉरी 1 से 14 दिन कर दी जाती है, ठीक है ना। कॉल मनी मार्केट के अंतर्गत जब भी ट्रांजैक्शन एक दिन के अंतर्गत होगा, जब दो बैंकों के बीच में, बैंक है, इसमें लेन देन होगी मुद्रा की, ठीक है। इसकी अवधि 1 से 14 दिन के अंदर रहती है, ठीक है ना। ऐसी व्यवस्था को हम लोग इसमें रखते हैं नोटिस मनी मार्केट में। जब इंटर बैंक टर्म मनी मार्केट की बात होती है तो क्या होता है? ये 14 दिन से ऊपर के ट्रांजैक्शंस होते हैं जो 1 वर्ष तक के पहुंचते हैं, जिसके अंदर क्या है? सीबीएल, सीपीज मतलब कि कॉमर्शियल पेपर, सीडीज कॉमर्शियल डिपॉजिट बिल्स, और बिल्स के अंतर्गत क्या आते हैं? कॉमर्शियल बिल, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था बैंक रेट के अंतर्गत, ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, ठीक है ना। तो ये मुद्रा बाजार की कंप्लीट संरचना है। इंटर बैंक टर्म मनी मार्केट के अंतर्गत क्या होता है? जब भी बैंकों को क्या होता है? आपस में 14 दिन से लेकर के 1 वर्ष तक के बीच का ट्रांजैक्शन करना रहता है, ठीक है ना। ये 3 चीजें दी गई है संगठित क्षेत्र में। क्या? जब भी एक दिन के लिए आपको मुद्रा का आदान प्रदान करना है दो बैंकों के बीच में, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? कॉल मनी मार्केट, ठीक है। जब भी ये क्या होगा? 1 से 14 दिन के बीच में होगा तो नोटिस मनी मार्केट, और जब भी ये 14 से 1 वर्ष के लिए होगा तो ये इंटर बैंक टर्म मनी मार्केट के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कॉमर्शियल पेपर क्या होता है। देखिए कॉमर्शियल पेपर क्या होता है? ये अखिल भारतीय संस्थानों के द्वारा, ठीक है, वित्तीय संस्थानों के द्वारा, प्राथमिक डीलरों के द्वारा जारी किया जाता है। इसको क्या होता है? डिस्काउंट टू फेस वैल्यू के ऊपर जारी किया जाता है। डिस्काउंट टू फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या होता है? जितनी उस पे प्रिंटेड है, ठीक है ना, जितना अमाउंट शो कर रहा है। जब भी डिस्काउंट टू फेस वैल्यू मतलब इसकी जो मार्केट रेट अभी चल रही है, ठीक है ना। सपोज दैट जब आपने गवर्नमेंट गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट किया था तो 1 केजी की कीमत थी 10 रुपए, जब आप उसको बेचने जा रहे हो तो उसकी कीमत कितनी है? 15 रुपए, ठीक है ना। तो 5 रुपए का मार्जिन आपको मिल रहा है, ठीक है। तो क्या है? फेस वैल्यू जब आपने की थी तो कितनी थी? 10 रुपए, ठीक है ना। डिस्काउंट टू फेस वैल्यू कितनी आई है? 15 रुपए। इस वक्त में मुनाफा कितना हो रहा है? 5 रुपए का, ठीक है ना। तो इसको डिस्काउंट टू फेस वैल्यू को कॉमर्शियल पेपर को लॉन्च किया जाता है, जो कि वित्तीय संस्थानों, कंपनियों, प्राथमिक डीलरों द्वारा धन जुटाने के लिए लागू किया जाता है, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है? ये भी 1 वर्ष तक के लिए ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। इसमें जितने भी मनी मार्केट में मैंने आपको फंक्शन दिखाए हैं, सारे के सारे ट्रांजैक्शन कितने होंगे? 1 वर्ष के अंदर ही होंगे, ठीक है ना। कॉल मनी मार्केट में कितना था? 1 दिन था, फिर 1 से 14 दिन करना था तो नोटिस मनी मार्केट के अंतर्गत, और जब 14 से 1 वर्ष के अंतराल में आप कर रहे हो तो इंटर टर्म
इंटरबैंक टर्म मनी मार्केट के अंतर्गत आप कर रहे हो, ठीक है ना। उसी के अंतर्गत क्या विभिन्न विभिन्न आपने प्रावधान बना रखे हैं, क्या सीबीएलओ, कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉमर्शियल बिल। कॉमर्शियल बिल मैंने आपको क्या बताया था, ये व्यापारियों के द्वारा लॉन्च किया जाता है, किस लिए, सामान के आदान प्रदान करने के लिए, गुड्स के आदान प्रदान करने के लिए, गुड्स और पैसे के आदान प्रदान करने के लिए। भारत में बहुत ज्यादा समृद्ध नहीं है, भारत में बहुत ज्यादा बेस लेवल पे यूज नहीं किया जाता है, ये क्या विकसित देशों में अत्यधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है सीबीएलओ। सीबीएलओ को 2003 में शुरू किया गया था। सीबीएलओ कॉमर्शियल बिल, कॉमर्शियल पेपर की तरह इस्तेमाल होता है। क्या इनकी कार्य अवधि क्या होती है, 1 दिन से लेकर के 1 वर्ष के अंदर में इसको क्या डिस्काउंट रेट पे निकाला जाता है, और ये क्या सिक्योर्ड होते हैं। दो चीजें होती हैं, एक होता है सिक्योर्ड बॉन्ड्स, ठीक है ना, एक होता है अनसिक्योर्ड बॉन्ड। सिक्योर्ड क्या होते हैं, जिनके ऊपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाती है किसी न किसी संस्था के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा, ठीक है। और अनसिक्योर्ड क्या होते हैं, जिनके ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं रहती है, जिनके ऊपर निवेश करना रिस्क टेकिंग होता है, ठीक है ना, जब भी आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हो, ठीक है। तो कोलैटरलाइज्ड बॉन्ड क्या है, ये भी एक तरह से कमर्शियल पेपर की तरह से ही काम करते हैं, लेकिन इसके कार्य करने की अवधि 1 दिन से लेकर के 1 वर्ष तक होती है। कमर्शियल पेपर में मैंने क्या बताया था, ये डिस्काउंट टू फेस वैल्यू पे वो निकाला जाता था, ये डिस्काउंट रेट पे निकाला जाता है, ठीक है ना। डिस्काउंट रेट आप समझ रहे हो, याद है बैंक रेट्स के अंतर्गत मैंने बताया था। कॉमर्शियल बिल क्या होता है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब जो लास्ट है इसमें वो क्या है, ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, रिजर्व बैंक द्वारा भारत सरकार की ओर से निकाले जाते हैं, ठीक है, आरबीआई के द्वारा निकाले जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइड से डिस्काउंट रेट पर निकाले जाते हैं, ठीक है ना। और जो बिल जारी करने के वर्तमान इस समय अवधि है वो भारत सरकार द्वारा तय किए गए हैं 3। एक क्या है 91 डेज का, यानी कि 91 दिन का। दूसरा क्या है 182 डेज का, ठीक है। तीसरा जो है वो है 364 डेज का। इतने समय अवधि के लिए आप ट्रेजरी बिल का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। लास्ट है कैश मैनेजमेंट बिल। इनकी अवधि 91 दिन तक होती है और इनमें लास्ट कोई सीमा बाध्य नहीं होता है, ठीक है ना। मनी मार्केट का विनियमन कौन करता है, रेगुलेशन कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। अब फटाक से हम लोग देख लेते हैं कि कंपनियों के लिए पूंजी किस तरीके से इकट्ठा किया जाता है।
कंफर्टेबल मेरे ही क्लास में रहते हो तुम लोग की सारी क्लास में रहते हो? अच्छा मतलब डेली गए तुम लोग और क्या गिरे सब सारी क्लास में ईमानदारी है बनोगे बनोगे देखिए जब भी हम लोग कंपनियों की बात करते हैं या फिर किसी संस्थाओं की बात करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर के अंतर्गत तो कंपनियां मतलब क्या ऐसी संस्थाएं जिनको पूंजी की आवश्यकता है। मनी मार्केट के अंतर्गत क्या आप अपने मुद्रा की आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकते हो क्या जो एक वर्ष के अंदर आवश्यक है। जब भी आप पूंजी के लिए बात करते हो पूंजी मार्केट मतलब जब आपको लॉन्ग टर्म में पैसे की आवश्यकता हो, ठीक है ना, जब आपके पास समय अवधि ज्यादा हो, आपको समय की जैसे कि आपको 1-2 दिन के लिए नहीं पैसे चाहिए, आपको सालों साल के लिए चाहिए, कोई ऐसा निवेशक आपको मिल रहा है जो लॉन्ग टर्म के लिए आपको मनी दे रहा है, उसके ऊपर प्रॉफिट कर रहा है, ठीक है ना, तो आपको ज्यादा बेहतर होगा। आप पता चला कि आज आपको 10 लाख के लिए जरूरत है बिजनेस के लिए, आज एक बंदा दिया, अभी आपने इन्वेस्ट किया, तब तक 4 दिन बाद कहने लगा मेरे पैसे वापस करो, ठीक है ना, आपने धंधा शुरू भी नहीं किया, सारी चीजें चौपट। अब आपको 10 लाख रुपए एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 साल के लिए चाहिए होंगे ताकि आप उसको कहीं निवेश करो, उससे प्रॉफिट कमाओ और आपके साथ जो निवेश किया उसको वापस कर सको, ठीक है ना। शेयर कैपिटल इक्विटीज वगैरह इसी तरीके से काम करते हैं। कंपनी के लिए पूंजियां 2 तरीके से इकट्ठा की जाती है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या होता है नॉन पार्टिसिपेटरी कैपिटल, ऐसा पार्टिसिपेटरी कैपिटल जिसमें भागीदारी नहीं होती है, ठीक है ना, मतलब कि अगर जो मैं कंपनी हूं मुझे अगर जो पूंजी चाहिए मैं डायरेक्टली कहां पे जाऊंगा, मार्केट में जाऊंगा, वहां पे से क्या लोन उठा लूंगा, लोन को डायरेक्ट निवेश करूंगा और अपना काम आगे बढ़ा लूंगा, इन सब काम झाम में मैं फंसूंगा ही नहीं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे किसी को इक्विटी बेचने की जरूरत नहीं है, किसी को शेयर्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और क्या है भागीदारी इसके अंदर आपको नहीं दी जाएगी, नॉन पार्टिसिपेटरी कैपिटल के अंदर। इसको कैसे आप प्राप्त करोगे, बॉन्ड के जरिए, ठीक है ना। आपने किसी से लीज के ऊपर पैसे ले लिए, जमीन ले लिए, पैसे ले लिए, पूंजी ले लिए, बदले में क्या बॉन्ड साइन किया आपने। दूसरी चीज क्या है डिबेंचर यानी कि ऋण पत्र, ठीक है। बॉन्ड्स जो होते हैं वो सिक्योर्ड होते हैं, डिबेंचर जो होते हैं वो क्या होते हैं अनसिक्योर्ड होते हैं, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा होता है कंपनियों को भागीदारी बिना प्रदान किए अपने संस्थाओं के लिए पूंजी का निर्माण करना होता है, ऐसे परिस्थिति में कंपनियां क्या करती है नॉन पार्टिसिपेटरी कैपिटल का इस्तेमाल करती है, ठीक है ना, नॉन पार्टिसिपेटरी कैपिटल का इस्तेमाल करती है। जब भी ऐसा होता है कंपनी क्या करती है भागीदारी लेने के लिए यानी कि पार्टिसिपेटरी कैपिटल का इस्तेमाल करती है, उसके अंदर क्या क्या करती है ये अंश पूंजी निकालती है। अंश पूंजी मतलब इक्विटी शेयर्स, यहीं पे क्या शेयर मार्केट वगैरह का रोल स्टार्ट हो जाता है। जब भी आप शेयर मार्केट की बात करते हो तो 2 तरीके की अंश पत्र निकाले जाते हैं यानी कि इक्विटी पेपर निकाले जाते हैं। एक क्या है समता अंश पत्र मतलब कि इक्विटी शेयर, एक क्या है अधिमान अंश पत्र मतलब कि प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। दोनों के में अंतर क्या होता है, जो समता अंश पत्र होता है वो क्या होता है आपको एक निश्चित दर पे मुनाफा प्रदान करेगा ही करेगा। क्या है समता अंश पत्र मतलब कि जहां पे बराबरी हो, जहां पे ऐसी इक्विटी आपने खरीदा है जिसमें आपको क्या मताधिकार मिलेगा, वोट देने का अधिकार मिलेगा, मतलब कि कंपनी के साथ आप कंधे से कंधा मिला के चलोगे डिसीजन मेकिंग वाले प्रोसेस के अंतर्गत, ठीक है ना। जब भी एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन की बात होगी, किसी भी विधि को लागू करने की बात होगी तो उसमें आपको वोटिंग का अधिकार प्रदान किया जाएगा। किसमें समता अंश पत्र के अंतर्गत। हानि में भागीदारी होगी क्योंकि आपने ऐसी इक्विटी खरीदी है जिसमें मालिकाना हक भी आप ले रहे हो, मालिकाना हक लोगे तो आपको हानि का भी नुकसान उठाना पड़ेगा, ठीक है। समता अंश पत्र में क्या है इक्विटी शेयर, हम पार्टनर बन रहे हैं, ठीक है ना। मैं आपके लिए निवेशक नहीं हूं, इन्वेस्टर नहीं हूं, क्या हम दोनों पार्टनर बन रहे हैं। अब जितनी भी चीजें कंपनी के साथ होने वाली है, कंपनी प्रॉफिट कमाएगी मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, कंपनी लॉस में जाएगी मैं लॉस कमाऊंगा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है ग्रहण करने के लिए क्या देयता जो होते हैं, अगर सपोज दैट कंपनी लॉस में चली गई उसके ऊपर लोन्स आ गए, ठीक है ना, ऋण आ गए, तो देयताएं जो भी बनेगी वो भी हमारे द्वारा शेयर किए जाएंगे अगर जो मैं किसी संस्था के साथ इक्विटी होल्डर हूं तो, ठीक है ना। प्रेफरेंस शेयर के अंदर क्या होता है निश्चित दर पर मुनाफा
निश्चित दर पर मुनाफा उसमें नहीं होगा, ठीक है, इक्विटी शेयर्स में, और इसमें निश्चित दर पर मुनाफा आपको प्रदान किया जाएगा, ठीक है। हानि में भागीदारी नहीं होगी, क्या करोगे आप, प्रेफरेंस शेयर है, इसके अंदर जो भी लॉसेस होगी कंपनी को उसमें आपकी भागीदारी नहीं होगी। तीसरी चीज क्या है, देयता ग्रहण नहीं करेंगे, किसमें, अधिमान अंशपत्र की बात हो रही है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, मताधिकार इसमें आपको नहीं मिलेंगे, यानी कि वोटिंग राइट्स जो होते हैं इक्विटी शेयर्स में नहीं मिलेंगे। सपोज दैट मैं एक कंपनी हूं, ठीक है ना, मेरा काम क्या है, ये डस्टर बनाना, ठीक है ना। इस डस्टर को बनाने के लिए मुझे लगभग 1 लाख रुपए की आवश्यकता है। मैं डायरेक्टली वित्त बाजार में जाऊंगा, वित्त बाजार में क्या करूंगा, वहां पे मेरे पास 2 तरीके हैं, ठीक है ना। 2 तरीके क्या हैं, सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूं, नॉन पार्टिसिपेटरी कैपिटल का इस्तेमाल कर सकता हूं। इसके अंतर्गत मैं जाऊंगा सीधे, मैं क्या करूंगा, लोन ले लूंगा, ठीक है। बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के अंतर्गत 1 लाख रुपए मुझे मिले, निवेश किया, प्रोडक्शन किया, प्रॉफिट कमाया, मैं अंबानी, ठीक है। उसके बाद पार्टिसिपेटरी कैपिटल के अंतर्गत क्या होता है, इसमें भागीदारी प्रदान की जाती है। दूसरी बात मैं गया क्या, मार्केट के अंदर गया। अब मार्केट के अंदर जब मैं गया फाइनेंशियल वित्त बाजार के अंतर्गत, अब इसमें क्या होता है, मुझे पूंजी रेज करनी है, कैपिटल रेज करनी है। कैपिटल रेज करने के 2 तरीके, क्या, पहला है समता अंशपत्र, जिसमें बराबरी की भागीदारी हम ले रहे हैं इक्विटी में, जिसमें हमको मताधिकार भी मिल रहा है, ठीक है ना। क्या, एलॉन मस्क का आप लोग केस लेते हैं, ट्विटर को जब खरीदने की बात थी, एलॉन मस्क को डिसीजन मेकिंग मतलब कि वोटिंग राइट्स उसमें नहीं थे, इस वजह से वो पूरी कंपनी खरीद दिया। खैर हम लोग तो उतनी हमें रह नहीं। बेसिकली एलॉन मस्क बहुत बेटर एग्जांपल आप लोगों को इंस्पिरेशन देनी है यूपीएससी के लिए। तो वो ना कोई स्कूल गया है, ना कोचिंग गया है, सेल्फ मेड पर्सन है। अगर आपको यूपीएससी जाना है, किसी चीज से रिलायबल नहीं होना चाहते हो, टीचर बढ़िया नहीं मिला, इसके नहीं मिल रहा है, कोचिंग बढ़िया नहीं मिला, तो स्टडी मटेरियल्स फ्री में अवेलेबल है आपके पास, उठाइए, पढ़ना शुरू करिए। जहां दिक्कत होती है मेंटर्स आपके यहाँ पे हैं, डायरेक्टली उनसे बिंदास पूछिए, बिना शर्म, बिना झिझक के, ठीक है ना। आज के लिए इतना रहने दें, चलिए धन्यवाद। ये बंद कर